हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सबिहा ज़फ़ीर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम, चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल 1.2। टॉपिक नेम इज़ एल्गोरिथम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, उसके क्या रोल हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें कैसे काम आता है, उसकी मेजरिंग एफिशिएंसी क्या है, उस स्टेप्स कैसे उनको यूज़ करके हम जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इसका क्या लिंक है उसके साथ एल्गोरिथम का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। ये सब आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे एल्गोरिथम के। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है दी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की डेफिनेशन है एल्गोरिथम मींस मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान्स। एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि वो एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है और कोई प्लान है। एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। उसको अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ईजी है, उसको फॉलो करना भी बहुत ईजी है। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स एंड क्लियरली डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू सोल्व अ प्रॉब्लम। वो क्या है? ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो इजीली डिफाइन भी हो सकते हैं, वो एक सीक्वेंस की तरह एज अ सीक्वेंस ऑपरेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें काम करते हैं। एल्गोरिथम का मेन मकसद क्या है? हम एल्गोरिथम क्यों यूज़ कर रहे थे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस मेथड से क्यों गुजरते हैं? क्योंकि एल्गोरिथम के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें ये बताता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लेस कॉस्ट हमारी जो है वो लेस होती है। स्पीड फास्ट, हमने स्पीड उसकी फास्ट रखनी पड़ती है। कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, लेस कम्प्लेक्स होना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, इजीली सब अंडरस्टैंड उसको कर सकें। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोल ऑफ एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एल्गोरिथम एंड कोडिंग इट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम का। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोसेस वो जो है, सबसे पहले हम एल्गोरिथम फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी कोडिंग करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम फाइंड करना जो है वो मस्ट है। फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिथम इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर में प्रोग्राम डेवलप करने में सबसे पहला स्टेप उसका क्या है? उसका एल्गोरिथम फाइंड करें, ठीक है। मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द प्रॉपर्टी विच रिलेट द एल्गोरिथम टू द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज्ड इन इट। एन एल्गोरिथम मस्ट बी एनालाइज्ड टू डिटरमाइन इट रिसोर्सेज यूजेज। एंड आगे हम देखते हैं, अगर ये क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम की जो है ना वो रिलेट कर रही थी उसके कि एल्गोरिथम में वो कंप्यूटेशन रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज के साथ यूज़ हो रहे होते हैं वो सब उसमें एल्गोरिथम में देखते हैं कि हम देखते हैं कि हमें एक ड्यूरिंग प्रॉब्लम हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में और अगर हम एल्गोरिथम में फाइंड करेंगे तो अगर एल्गोरिथम में हमें पता लग जाएगा कि अगर बेस में हमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो वो ईजीली जो है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम राइट करने लगेंगे तो हमें जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हम इसने क्या कहा कि टाइम, फॉर एग्जांपल टाइम चाहिए हमें, रिसोर्सेज में आ जाता है मेमोरी है एंड स्टोरेज स्पेस है। टाइम क्या, हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी एल्गोरिथम फाइंड करें, जो भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालें, उसमें कम से कम जो है उसका टाइम होना चाहिए। उसके बाद मेमोरी भी जो है वो कम से कम वो आपकी मेमोरी ले। स्टोरेज, ड्यूरिंग प्रोसेस जो स्टोरेज स्पेस यूज़ हो रही है वो भी कम से कम यूज़ हो। इससे जो है उसकी कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी ये होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वी विश टू मिनिमाइज रिसोर्सेज यूजेज। हम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमारी कोशिश थी कि हम कम से कम जो है ना रिसोर्सेज हमारे यूज़ हो, हम उसको यूज़ करें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। हाउएवर द वेरियस रिसोर्सेज कैन नॉट बी कंपेयर डायरेक्टली, सो विच of two algorithm is considered to be more efficient often depends on which measure of efficiency is considered the most important. For example, the requirement for high speed minimum memory and usage is considered। वही बात इसने की है कि हमारी कोशिश थी कि कम से कम उसकी जो है मेमोरी यूज़ हो रही हो, स्पीड उसकी हाई से हाई हो, टाइम भी उसमें कम से कम लगा, कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। हमने ऐसे सोल्यूशन जो है फाइंड करने हैं उसके। देयर मे बी सेवरल एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हाउ फास्ट अ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व डिपेंड्स एंड ऑन एफिशिएंट ऑफ एल्गोरिथम। वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से एल्गोरिथम है जो फाइंड किए गए हैं, ऐसे बहुत से पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे उनके सोल्यूशन जो है फाइंड किए गए हैं कि वो एक प्रॉब्लम को वो कितने फास्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, किन चीज़ों पे वो डिपेंड कर रही है, उसकी एफिशिएंसी एल्गोरिथम की वो भी साथ में बता रहे होते हैं। Therefore, analysis of algorithm is very important to computer algorithm and conclude that which one is better than the other।
हम क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम के वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एल्गोरिथम एंड कंक्लूड दैट विच वन इज़ और कौन सा उसमें से बेटर है और दूसरों में से कौन विच वन इज़ अ बेटर, उनसे सबसे बेटर कौन सा है। एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम मीन्स कंपेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हम जो है एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन जो निकालते हैं उसमें जो सबसे बेस्ट होता है हम उसी में फिर एल्गोरिथम फाइंड करते हैं। अगर हमने 2-3 हमने बेस्ट सोल्यूशन निकाले हैं, अगर 2-3 हमने सोल्यूशन निकाले फिर उसमें से हमने एक बेस्ट भी चूज़ करना होता है। फिर हम एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करते हैं कि किस में जो है टाइम जो है लेस यूज़ हो रहा है, मेमोरी जो है उसकी लेस यूज़ हो रही है, उसमें कॉस्ट इफेक्ट नहीं कर रही बहुत ज़्यादा, स्टोरेज किस में है जो वो लेस यूज़ हो रही है। फिर हम वही जो है सोल्यूशन सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है फिर वही चूज़ हम करने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टोटल 14 प्रॉब्लम्स है। हमारी जो पुरानी बुक है उसमें 13 प्रॉब्लम्स है एंड एसएलओ बेस के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है टोटल 14 प्रॉब्लम्स है जो जिनको हमने यहाँ पे डील करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ करवाती जाती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ अ गिवन नंबर्स। कि इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम क्या कह रही है कि आपने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करना है किसका, जो 5 नंबर आपको दिए गए हैं। प्लानिंग, सबसे पहले सोल्यूशन का प्लान करेंगे कि इनपुट क्या लेनी है, हमने 5 नंबर लेने हैं। रिक्वायरमेंट हमारी क्या, आउटपुट में क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, प्रोडक्ट और एवरेज आना चाहिए किसका, 5 नंबर्स का आना चाहिए। प्रोसेसिंग क्या होगी, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिवीजन होगा उन नंबरों के ऊपर। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एल्गोरिथम स्टेप 1। एल्गोरिथम को हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो क्या है, मेथड है, प्रोसीजर है, टेक्निक्स और प्लान है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये हमारा, और ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में हमने क्या लिया, हमने 5 नंबर लिए, लेट द 5 नंबर्स, हमने 5 नंबर्स ले लिए। उसको a इज इक्वल टू 2 कर दिया, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 4 एंड e इज इक्वल टू 12। उन्हीं नंबर्स को हमने किसी वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है और उनको असाइन कर दी है। ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या किया करना है, नंबर हमने ले लिया, अगला क्या करना है, हमने सम, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या कहा था, क्या फाइंड करना है, सम। सबसे पहले हमने यहाँ पे कर दिया सम, फाइंड द सम, हमने लिखा सम को हमने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया कैपिटल में। अगर हमने यहाँ कैपिटल में एज अ वेरिएबल लिया है तो हम यहाँ पे भी उसको वही यूज़ करेंगे। अगर आपने एक चीज़ अभी से आप नोट कर लें, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हम जो है एक कैपिटल, अगर आपने वेरिएबल वो ले रहे हैं सारे कैपिटलाइज ले रहे हैं तो आप नीचे भी जिस जगह पे वो जब वो वर्ड यूज़ होगा उसको आपने सेम उसी वेरिएबल में उसी फ़ॉन्ट में लिखना है जैसे आपने ऊपर उसको लिखा है। कैपिटलाइज लिखा हुआ है, ईच वर्ड कैपिटल है तो आपने नीचे भी ईच वर्ड कैपिटल ही लिखना है। अगर फर्स्ट वर्ड कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल हैं तो आपने नीचे भी वैसे ही लिखने हैं। ठीक है। तो अभी हमने लिया सम इज इक्वल टू a प्लस, हम यहाँ पे 2, 5, a6 सेट नहीं करेंगे, हमने जो नंबर जिसको असाइन हुआ है तो हमने वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर दिया। थर्ड स्टेप में उसने क्या कहा हुआ है कि प्रोडक्ट फाइंड करें, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, PROD, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रोडक्ट की। PROD इज इक्वल टू a स्टेरिक। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंप्यूटर में स्टेरिक का सिंबल जो है यूज़ किया जाता है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 4 में हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज। एवरेज का फार्मूला वैसे क्या होता है, जो टोटल नंबर है उनको आपने उनका सम करना है फिर डिवाइडेड बाय 5। अब सम हमने जब ऊपर फाइंड कर लिया है तो हम कर रहे हैं तो हम दोबारा क्यों यहाँ पे उन्हीं नंबर्स को ऐड करें। तो सम उन 5 नंबर का सम किसके इक्वल है, SUM सम के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास, 5 नंबर्स थे। तो हमने डिवाइड किससे कर दिया, 5। डिवाइड के लिए हम जो है बैकस्लैश जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं। स्टेप 5 में हमने क्या करना है, आउटपुट निकालना है किसका, सम, प्रोडक्ट और एवरेज का। स्टेप 6 में हमने उसको क्या स्टॉप कर दिया। ठीक है। इसी तरह ये इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हमारी ये एक प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर 2 देख लें, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। हमने 3 अनइक्वल नंबर में से लार्जेस्ट वाला जो है वो फाइंड करना है। एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 1 स्टार्ट, लेट 3 नंबर्स a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। ठीक है। हमने a b c 3 नंबर ले लिए, उनको असाइन कर दिए वेरिएबल a b c में। स्टेप 2 में हमने चेक करना है इफ़ a इज़ द लार्जेस्ट नंबर, क्या a लार्जेस्ट नंबर है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। इफ़ कब यूज़ होता है, जब कोई कंडीशन आ जाती है। इफ़ a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है या a ग्रेटर देन c है तो देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू a, तो फिर लार्जेस्ट क्या होगा, a होगा। अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 4, नहीं तो स्टेप नंबर 4 में चला जाए। अभी नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो स्टेप 3 में इसने क्या लिखा है, गो टू स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 में हमारे पास क्या है, आप देखिए स्टेप 4 में उसने क्या किया, अगर
पीछे अगर ए लार्जेस्ट हुआ तो स्टेप 4 में ए जो होगा वो लार्जेस्ट क्या होगा, वो ए होगा, नहीं तो वो क्या कह रहा है स्टेप 4 में चले जाओ। 4 में हम यहाँ पे बी चेक करें तो उसने थर्ड स्टेप में बोला था अगर ए लार्जेस्ट नहीं, अगर ए लार्जेस्ट है तो 7 स्टेप में जाओ। 7 में क्या है, आउटपुट लार्जेस्ट। 7 में हमें आउटपुट दे दिया। हम हमेशा जो आउटपुट देना होता है वो सबसे लास्ट में देते हैं, जब सारी कंडीशन चेक हो जाएँ तो देन। अभी जो है इफ़ चेक इफ़ बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर, चेक करें कि बी लार्जेस्ट नंबर है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है इफ़ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर देन ए है और अगर बी ग्रेटर देन सी है देन लार्जेस्ट क्या है, बी है। यहाँ तक अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसने अगले स्टेप में क्या गो टू स्टेप 7, तो डायरेक्ट 7 में आए तो और आउटपुट दे के यहाँ से स्टॉप हो जाए, ठीक है। अगर नहीं अदरवाइज गो टू स्टेप 6, अगर बी लार्जेस्ट नहीं है तो क्या करे, स्टेप 6 में चला जाए। और स्टेप 6 में क्या है, लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर का आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रोग्राम एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कंडीशन चल रही है। अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि गो टू स्टेप 7 क्यों वो बोल रहा है, कि गो टू स्टेप 6 क्यों, 4 क्यों, तो आप आगे भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम कंडीशन लगा रहे होते हैं तो हमने हमेशा आउटपुट जो है वो लास्ट में रखा हुआ होता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो सीधा डायरेक्ट लास्ट पे आके उसका आउटपुट दे दे। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसको हमने जहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन जो जहाँ पे दी हुई है हम उसको उस स्टेप में भेज देते हैं, ठीक हो गया। अभी इसी तरह आगे हमारे पास आ गया प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। हमने क्या एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, और हमारे पास गिवन क्या है, मैस हमारे पास गिवन है और फोर्स हमारे पास गिवन है जो उस पर अप्लाइड हुई हुई है। एक्सेलरेशन को हमने ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैस को हम एम से कर रहे हैं और फोर्स को एफ से कर रहे हैं। एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, लेट द मैस एम मैस को हमने क्या ले लिया, एम ले लिया। इसको मास भी पढ़ सकते हैं और मैस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एम ले लिया, बी 50, कितना है मैस हमारे पास 50 है, एंड द फोर्स एफ बी 12, एफ कितना है हमारे पास 12 है, फोर्स मतलब 12 है हमारे पास। स्टेप 2 में हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन को हमने किससे कर दिया है, ए से, कैपिटल ए। तो फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम कैलकुलेट करें ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड, अगर आपने फिजिक्स में एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। तो स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, उसी ए का आउटपुट, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड होकर जो आंसर आएगा वो इसमें स्टोर होगा, तो हमें आउटपुट किसका चाहिए, ए, एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और स्टेप 4 में स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब की हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वो कैसे होगा। स्टेप 1 स्टार्ट लिया हमने, लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब एल बी 12, लेंथ को हमने क्या ले लिया एल, और उसको क्या ले लिया हमने 12 ले लिया। कैलकुलेट द वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको पता हो कि क्यूब की जितनी भी साइड्स होती हैं लेंथ की वो सारी इक्वल होती हैं, अगर हमें एक साइड भी उसकी पता चल जाए कि कितनी है तो हम उसकी सारी साइड्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि एल जो है हमारे पास क्या है 12 है, हमें एक साइड की लेंथ पता है, तो इसीलिए हम इजीली जो क्या है इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम, स्टेप 2 में हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम हमने v से उसको प्रेजेंट कर रहे थे, तो v इज इक्वल टू एल क्यूब। तो हमने क्या किया कि 3 टाइम्स l को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 12 है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और फिर स्टेप 4 में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जब हमारे पास लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस जो है वो हमारे पास गिवन होगी। स्टेप एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टार्ट लिया है, आगे देखिए स्टार्ट लिया है हमने, क्या लेट द हाइट एच, हाइट क्या है एच है, वो कितनी है 10, एंड द बेस बी इज इक्वल टू 15, बेस कितनी है हमारे पास 15 हो गई है। तो स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे एरिया को किससे हमने प्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। ए इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, ये हमारे पास एरिया फाइंड हो जाता है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो किस में स्टोर हो रहा है, ए में हो रहा है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए। तो स्टेप 4 में हम क्या कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 6 है, ये लेंथी ज़रूर है लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी सी है। रीड मार्क्स एम, उसने खुद दे दिया है कि मार्क्स क्या है, एम है, एंड आपने मार्क्स रीड करने हैं और प्रिंट करना है लेटर ग्रेड। हमने लेटर ग्रेड जो है वो प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम,
जो उन्होंने ये स्कीम दी हुई है इसके अकॉर्डिंग, ये स्कीम भी जो है वो आपको दे देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है फाइंड करना है। हम जो है क्या बना रहे हैं, एक ग्रेड कैसे फाइन प्रिंट करने हैं वो निकाल रहे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने स्कीम दे दी है कि मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 होंगे या फिर ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 100 होंगे तो क्या आना चाहिए, A1। हमने क्या प्रिंट करवाने हैं, ये वाला कॉलम हमने प्रिंट करवाना है। अब ये कैसे होगा, अभी आप देखते हैं। एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टार्ट लिया हमने, मार्क्स क्या है, M है। और स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं मार्क्स को किससे, इफ़ मार्क्स, यही वाली कंडीशन पूरी लिख देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 देन प्रिंट ग्रेड A1। तो आपने क्या प्रिंट करना है, ग्रेड A1 प्रिंट करना है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है कि मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80 आ जाते हैं किसी बच्चे के, तो वो क्या कहेगा, कह रहा है कि गो टू स्टेप 13। अब नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो स्टेप 13 में हमारे पास क्या है, स्टॉप। हम उसको स्टॉप कर, ठीक है, स्टेप 13 में स्टॉप है, ये बात याद रखिएगा। अगर हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है तो वो सीधा जाके स्टॉप कर देगा, प्रिंट क्या कर देगा, ग्रेड A1। एक और बात, अगर इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो आउटपुट में एज इट इज़ आती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। ठीक है, आउटपुट में इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी चीज़ राइट करते हैं वो आउटपुट में हमारे पास एज इट इज़ ही आती है। अदरवाइज़ गो टू स्टेप नंबर 4, नहीं तो स्टेप नंबर 4 में चले जाओ। स्टेप 4 में वो क्या कह रहा है हमारे पास, कंपेयर द मार्क्स, अगेन मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 हैं, देन प्रिंट ग्रेड A। उसने सामने क्या दिया है, A। तो हमने क्या प्रिंट करना है, ग्रेड A प्रिंट करना है। इन्वर्टेड कॉमा हमने लिख लिया है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेप 5 में उसने क्या किया कि गो टू स्टेप 13। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो अदरवाइज गो टू स्टेप 6, तो हम स्टेप 6 में आ जाएंगे। और एक और भी आप ये सवाल मेरे से कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि हमने कैसे पता कि 13 पे स्टॉप है। तो आप ये वाला स्टेप जो है आप स्टार्टिंग में ये ना लिखें, ये छोड़ दें। जब स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्कीम जो उन्होंने दी हुई ये सारी सॉल्व कर लें, जो सबसे लास्ट पे आप पहुँचेंगे तब जो है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्टेप 13। अगेन स्टेप 6 में हम मार्क्स कंपेयर करेंगे। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 हैं तो क्या प्रिंट करना है, आपने ग्रेड B प्रिंट करना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू तो स्टेप 13 में जाएगा, नहीं ट्रू तो स्टेप 8 में। स्टेप 8 में किससे कंपेयर किया हुआ है, ग्रेटर देन 50 मार्क्स को, तो क्या आएगा, ग्रेड C। अगर कंडीशन ट्रू तो स्टेप 13 स्टॉप, अदरवाइज गो टू स्टेप 10। 10 में अगेन का मार्क्स कंपेयर है, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं तो ग्रेड D प्रिंट करेंगे। अदरवाइज गो टू स्टेप 12। 12 में आगे आप देखें अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 13 में स्टेप 11 में जाके स्टेप 13 में वो भेज देगा आपको कि स्टॉप कर दें। अगर नहीं है तो आगे नेक्स्ट पेज पे चलें आप, तो वहाँ पे वो आपको कह रहा है कि कंपेयर करें मार्क्स को, कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो प्रिंट क्या करना है, ग्रेड E। और अदरवाइज़ प्रिंट अनग्रेडेड। अगर नहीं है तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं भेजा, लास्ट यहीं पे कंडीशन उसने ख़त्म किया। उसने कहा है कि यहाँ नहीं तो आप क्या कर दें, अनग्रेडेड कर दें उसको। ठीक है, और स्टेप 13 में स्टॉप कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपको होप सो आपको ये पहले 6 एल्गोरिथम जो हैं वो क्लियर होंगे। आपके बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में उसको मैं आपको करवा दूँगी। यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, नोटबुक पे आप इसी तरह स्टेप्स वगैरह लें और उनको सॉल्व करें इसी तरह ज़ुबानी। कंडीशन प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम आपको क्या कह रही है उसको समझें अच्छे से, देन आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एल्गोरिथम जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगे कि कैसे स्टेप्स क्रिएट करना है, कैसे हमने नेक्स्ट स्टेप में जाना है, कैसे नहीं जाना। तो ये आपके लिए ही ईजी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वन मोर थिंग, काइंडली जो इस चैनल पे आए हैं, जो न्यू हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे शेयर भी कर दें, कमेंट्स भी करें। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ आपको नहीं समझ आ रही, जो क्लियर करना है आप मुझसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।